हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और आज मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं यूपीएससी द्वारा जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए ईओ और एपीएफसी की जो वैकेंसीज जारी की गई है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, उसको मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूंगा। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिससे प्रीवियस ईयर में मोर देन 15 to 20 क्वेश्चंस आ चुके हैं। आज हम यहाँ पर उसके महत्वपूर्ण प्रोविजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो ब्रीफ हिस्ट्री जो ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में है, जो इसको लाने का कारण बनी है, उसको यहाँ पर एक थोड़े से उसमें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 1920s के टाइम पर एटक की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो सबसे पहले तो उस समय की जो कंडीशंस थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे रूल कर रही थी और जो वर्कर्स के राइट्स थे बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे, ठीक है। तो वहां पर कुछ लोगों ने आवाज उठाई, जिसमें एनएम लोखंडे वगैरह का नाम आता है। तो जो उस समय का एक एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, जिसका ऑफिशियली नेम था भारत सरकार अधिनियम 1919। उसके तहत जो ट्रेड यूनियन थी उसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। उससे पहले ट्रेड यूनियन बनाना गैर कानूनी था और उसके अगर ऐसा करते थे कोई तो उसको सजा वगैरह दी जाती थी। तो ये जो एक्ट आया, ये इसके पीछे का लीगल बैकग्राउंड था भारत सरकार अधिनियम 1919। उसके बाद 25 मार्च 1926 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना नहीं, सॉरी, इस एक्ट को लागू किया गया और इसके बाद जो तरह तरह के जो ट्रेड यूनियन थे वो अस्तित्व में आना शुरू हुए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन बेसिकली, यूनियन मींस होता है एक संघ। अब संघ किसी भी तरह का संघ हो सकता है। संघ हो सकता है नियोक्ताओं का, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स है उनका। संघ हो सकता है बेसिकली वर्कमैन का, जो कि कई सारे जैसे श्रमिक है उनका, और नियोक्ता एवं श्रमिक का भी एक संघ हो सकता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, ये रिश्तों को, जो संबंध होते हैं नियोक्ता और श्रमिक के बीच में, श्रमिक और श्रमिक के बीच में, और नियोक्ताओं के बीच में, उसको रेगुलेट करना। तो इसका ये जो होते हैं, ये अपने नेचर में जो होते हैं, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन को रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने अपने जो थ्योरी थी उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। ये जो थे, इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। ये जो थे, ये शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इकोनॉमी, ये वहां पर इकोनॉमी वगैरह पढ़ाया करते थे। तो इन्होंने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन बताया कि ट्रेड यूनियन जो होती है बेसिकली 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप की होती है। बिजनेस यूनियन, फ्रेंडली अपलिफ्ट यूनियन, रिवोल्यूशनरी यूनियन और प्रेडेटरी यूनियन और डिपेंडेंट यूनियन। बिजनेस यूनियन जो कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्राइक वगैरह होती है उसको प्राइमरी वेपन नहीं माना जाता है। वो उसको, हाँ, नेसेसरी, जरूरी अगर जरूरत पड़ती है तो उसको यूज किया जा सकता है, पर फर्स्ट स्टांस में आप स्ट्राइक वगैरह को यूज नहीं करते। ये बेसिकली डिपेंड करती है, या ये वर्क करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे। ये वर्क करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, ठीक है। ये बेसिकली वर्क करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे। फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन, ये थोड़ी सी रूढ़िवादी होती है, कंजर्वेटिव होती है। ये जो लॉ में लिखा है उसी को फॉलो करती है। पॉलिटिकल जो एक्शंस होते हैं जैसे स्ट्राइक वगैरह होती है, अगर लॉ कहता है तो ये उनको फॉलो करती है और ये लेबर के वेलफेयर को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। रिवोल्यूशनरी जो यूनियन होते हैं ये बेसिकली बेस्ड होते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच पे, ठीक है। देखिए कलर भी रेड है। मार्क्सिस्ट अप्रोच पे ये बेस्ड होते हैं और ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको अच्छी नजर से नहीं देखते। बेसिकली ये मानते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो है वो श्रमिकों का खून चूस कर ही बहुत ही उद्योगपति बहुत ही बड़े बन पाते हैं और श्रमिकों का शोषण ही उनकी पूंजी की बढ़ोतरी के पीछे का एक कारण होता है। तो रेवोल्यूशनरी ये कहते हैं कि भैया हम तो उखाड़ फेंकेंगे और जितनी भी इंडस्ट्री है उस पर श्रमिकों का, लेबर का कब्जा वगैरह होगा। प्रेडेटरी यूनियन वो होती है जिसमें कि होता क्या है कि ये डिपेंड करती है, नियोक्ता अगर इनको संरक्षण देंगे तो ये करेंगे, वरना इनका कोई लेना देना नहीं है श्रमिकों के उससे कल्याण से। ये सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये इस प्रकार की यूनियन होती है। अगर इनका यूनियन श्रमिकों के संरक्षण को बढ़ाने में फायदा है तो ये उनका सपोर्ट करेंगे। अगर ये देखते कि मेरा फायदा एम्प्लॉयर की तरफ होने में है तो ये उनकी तरफ, बेसिकली ये करप्शन वगैरह पर डिपेंड रहती है। डिपेंडेंट यूनियन जो होती है, डिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर है, तो ये 2 तरीके की होती है कंपनी यूनियन, एक होती है यूनियन लेबल यूनियन। कंपनी लेबल यूनियन वो होती है जो कि बेसिकली बनाई जाती है नियोक्ताओं द्वारा, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर ही इसे फंड करते हैं
और जाहिर सी बात है अगर इंप्लॉयर फंड कर रहे हैं तो ये उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करेगी। यूनियन लेवल यूनियन, अब यूनियन लेवल यूनियन होती है, ये बेसिकली अपने गुडविल को बढ़ाने के लिए इंप्लॉयर के द्वारा ही यूनियन बनाया जाता है, अपने प्रोडक्ट पर यूनियन वगैरह का नाम दिखा दिया जाता है, इसके अलावा इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। कुछ ये यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, इस पूरे जो भी पीपीटी है इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अलग टाइप की यूनियंस भी होती है, जनरल, जिन्हें जनरल टाइप्स ऑफ यूनियन कहते हैं, क्राफ्ट बेस्ड यूनियन, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन, और तीसरी है जनरल ट्रेड यूनियन। क्राफ्ट मतलब होता है कि शिल्प, क्राफ्ट मीन्स होता है शिल्प, कि आप जो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बढ़ई है, कारपेंटर है, कोई डॉक्टर है, और कोई मतलब अलग अलग लोग हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई आपका मैकेनिक हो गया, तो इन सब का, मैकेनिक का एक पूरा ग्रुप बना लेगा क्राफ्ट यूनियन, डॉक्टरों का एक पूरा ग्रुप बना लेगा एक क्राफ्ट यूनियन, उसी तरह कारपेंटर जितने भी उन सबका ग्रुप बनाकर एक बन जाएगा क्राफ्ट यूनियन। तो ये इस तरह के होते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन, ये पूरी एक इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड होते हैं, इसमें मैनुअल भी होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज भी होते हैं, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो ये बेसिकली एक इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। जनरल ट्रेड यूनियन मतलब एक यूनियन होगा, एक ट्रेड यूनियन होगा, उसमें गवर्नमेंट, मतलब उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, तुम्हारा कारपेंटर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, अलग अलग क्राफ्ट वाले लोग भी इसके अंदर आते हैं। तो इस पर प्रश्न आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है ट्रेड यूनियन एक्ट के, जिससे लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार बेसिकली कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो कि किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। भाई इसका क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? ये स्टेट, अगर कोई भी एंटिटी स्टेट के अंदर वर्क कर रही है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी स्टेट। अगर कोई एंटिटी सेंट्रल के अंदर आती है, ठीक है, तो वो वहां पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी सेंट्रल। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट या सेंट्रल? तो जो भी इंडस्ट्री है, अगर वो सेंट्रल जो कंकरेंट जो लिस्ट होती है शेड्यूल 7 में, उसके अगर सेंट्रल लिस्ट में आती है तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट लिस्ट में आता है वो सब्जेक्ट, वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी स्टेट लिस्ट। कहीं कहीं पर कंकरेंट भी होती है, कंकरेंट लिस्ट में कौन होगा? तो वहां पर ये देखा जाएगा कि जो इंडस्ट्री है अगर वो एक स्टेट के अंदर वर्क कर रही है तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो इंडस्ट्री मोर देन वन स्टेट वर्क करती है तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस बियरर कौन होगा? अब जैसे ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन बहुत बड़ा होता है, उसमें बेसिक कई जैसे टीसीएस वगैरह हो गई या टिस्को वगैरह हो गई, तो उसमें तो हजारों से ज्यादा, दसियों हजार श्रमिक हैं, वो सब मिलकर के एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे। तो जैसे आप मान लीजिए, हम अगर इंडिया का कंटेक्स्ट ले ले तो इंडिया में तो कितनी बड़ी जनसंख्या है, पूरा मिलकर एक पॉपुलेशन बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट में तो सब कोई नहीं बैठते हैं। तो पार्लियामेंट मतलब जो मेन निर्णय लेने वाले लोग हैं वो होते हैं ये ऑफिस बेयरर। ये ट्रेड यूनियन के पक्ष में फैसले लेते हैं, उनके हितों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं? ये वही लोग होंगे जिनकी उम्र कम से कम 18 साल की होगी, जो ज्यादा से ज्यादा 3 सालों तक वहां पर ऑफिस बेयरर बन सकते हैं। और ऑफिस बेयरर जो भी होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा जो संख्या होगी, कम से कम 50% लोग ट्रेड यूनियन के ही होने चाहिए। अब ट्रेड यूनियन में देखिए, अगर एक ट्रेड यूनियन जैसे टिस्को है मान लीजिए, तो उसके अंदर ज्यादातर लोग जो होंगे वो श्रमिक हैं, लेकिन अगर वो अपने एम्प्लॉयर या किसी के खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं तो उनको एक लॉयर की जरूरत है। अब लॉयर तो उसके अंदर काम नहीं कर रहा होगा ना, तो लॉयर को ऑफिस बेयरर बनाना पड़ेगा। इसी तरह कुछ होंगे जो फंड करते होंगे उस ट्रेड यूनियन को, तो उसको भी ऑफिस बेयरर बनाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो हैं, अब इनकी संख्या ट्रेड यूनियन जो ऑफिस बनाएंगे, मान लीजिए इस ऑफिस में 20 लोग की वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी में 10 लोगों से ज्यादा बाहर के लोग नहीं हो सकते हैं। 50% का ये मतलब है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये कौन होगा? तो रजिस्ट्रेशन करेगा ये रजिस्ट्रार, ठीक है। इसके लिए मेन कंडीशन ये है कि जब किसी भी ट्रेड यूनियन के कम से कम 7 लोग लिखित में इसके पास आवेदन करेंगे तो ये क्या करेगा? ये रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन देगा? वो यही रजिस्ट्रार देगा, ठीक है। मेंबरशिप फीस कितनी होगी? देखिए इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए एक रूरल वर्कर है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का वर्कर है, तो वो तो 1 रुपए साल का देगा। भाई 1 रुपए कितनी छोटी सी रकम है, लेकिन ये 1926 में ये आया था। 1926 के टाइम पे शायद ये भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती होगी, है ना। एनुअली होगा, अच्छा ये ध्यान रखना है कि ये पर ईयर ले जाएगा, ना कि पर मंथ।
अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है तो 3 रुपए सालाना है, और कुछ हायर क्लास के हैं लोग तो 12 रुपए प्रति वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कब किया जा सकता है? भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर कुछ ग्राउंड है, जैसे कि जो ट्रेड यूनियन है वो खुद ही लिखित में दे दे कि भाई हमें अब अपना ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त करना है, तो जो रजिस्ट्रार होगा वो उसको कैंसिल कर देगा। इसके अलावा अगर जो ट्रेड यूनियन है वो कुछ ऐसा करती है, यानी जो प्रावधान, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसमें जो प्रावधान लिखे हैं, अगर वो उनका उल्लंघन करती है, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार है उसके पास पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस ट्रेड यूनियन को इलीगल या फिर अमान्य घोषित कर दे और उसको रद्द कर दे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा कोर्स है। वैसे तो यूपीएससी ने डेट जो है अनाउंस कर दी है। ठीक है, रिटर्न डेट जो है वो 2 जुलाई की रखी है उन्होंने। इस 2 जुलाई में अभी मेरे ख्याल से 80 दिन लगभग बचे हुए हैं, तो हम लोग को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारा जो कोर्स है बहुत ही वेल स्ट्रक्चर कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 20 मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं उसका जो डिटेल एनालिसिस हम लोग देते हैं, और भी वीडियो लेसन्स वगैरह इसमें सब है। तो अब हम बढ़ते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है उसके क्या क्या अधिकार होंगे, उस पर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो वो जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए एक फंड भी बना सकती है। ये क्या चीज है भाई? अब कोई ट्रेड यूनियन है, मान लीजिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, तो उसके लिए अगर उसे अपने झंडे वगैरह बनवाने हैं, कुछ पैम्पलेट वगैरह बटाने हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? भाई जो नियोक्ता होगा वो तो उसे फेवर करेगा नहीं, तो पैसे आएंगे कहां से? तो पैसे आएंगे उन्हीं श्रमिकों में से। पर ये जो पैसा लिया जाएगा ये वॉलेंट्री होगा, मतलब पैसा देना कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है आप दीजिए, आपकी मर्जी नहीं है मत दीजिए। पैसा यूज कहां होगा? तो जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए, उससे संबंधित किसी भी खर्च के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी ट्रेड यूनियन को, वो इसी पॉलिटिकल फंड से लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक जनरल फंड भी होता है। ठीक है, एक जनरल फंड होता है जिसे बनाया जाता है, और उसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? तो जनरल फंड जो है, इस पे पहली बात तो जो कंट्रीब्यूशन होगा कंपलसरी होगा, मतलब यहां पर हर जो श्रमिक होगा उसको पैसा देना कंपलसरी है, वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारा जो पैसा होगा इकट्ठा होकर ये अच्छे कामों के लिए, मतलब जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होंगे, मान लीजिए कोई XYZ मेंबर है, उसकी कोई तबीयत खराब है, पैर टूट गया या किसी प्रकार की कोई विकलांगता आ जाती है, तो उससे संबंधित जो भी खर्चे होंगे उसको सिंपैथी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से पैसा निकालकर उस व्यक्ति को दिया जाएगा। मान लीजिए कोई धरना स्ट्राइक वगैरह आयोजित करनी है, तो पैसा जो इकट्ठा करना होगा वो यहाँ से किया जाएगा। तो वो सब ये चीज है। या फिर कोई केस लड़ना है, इस ट्रेड यूनियन पर पर्टिकुलर कोई केस हो गया, उस केस के लिए जो वकील लेना है या फिर वहां तक जाना है, कोर्ट तक जाना है, तो उस पर जो भी खर्चे वगैरह आएंगे उसको इसी फंड में से लेकर किया जाएगा। फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स, ये जो रिटर्न्स, अब जो ये खर्चे होंगे इसकी एक सूची भी बनेगी। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ट्रेड यूनियन का पैसा इकट्ठा हो रहा है और जो ऑफिस बेयरर है वो ऑफिस में बैठकर पार्टी कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें वो लिखित में होनी चाहिए, और ये लिखित स्टेटमेंट किसके पास जाएगी भाई? ये जाएगी रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार के पास ये हर वर्ष की अंतिम तिथि यानी कि 31 दिसंबर या फिर जो भी डेट ये एक्ट या गवर्नमेंट तय करे, फिलहाल तो 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर तक एक रिटर्न जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देनी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो ऑफिस बेयरर होंगे उन पर हर हफ्ते 5 रुपए का, ठीक है याद रखना है, कितने रुपए? 5 रुपए पर वीक है, पर डे नहीं, 5 रुपए प्रति हफ्तों की दर से उन्हें देना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट एक्सीड करे, मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? 50 रुपीज, मतलब इससे ज्यादा नहीं पेनल्टी। अब 50 रुपए तो आज के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन तब ज्यादा हुआ करता। सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अब जो ऑफिस बेयरर है उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो स्टेटमेंट दे दी रजिस्ट्रार को, देखो ये पैसा यहाँ खर्च हुआ है, जबकि उन्होंने की पार्टी थी। तो वो चेक करेगा, और चेक करने पर अगर देखता है कि नहीं भैया इन्होंने मेरा दिमाग फालतू में खराब किया, तो वो क्या करेगा? इन पर हैवी पेनल्टी लगाएगा। पहले केवल 50 रुपए लगाकर छोड़ रहा था, अब वो पेनल्टी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 200 रुपीज तक। कितनी हो जाएगी? 200 रुपीज तक। तो ये था हमारा सेशन। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आगे आती रहेंगी। मेरी इससे पहले की भी वीडियोस पड़ी हुई है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।